दया पवार जी की आत्मकथा अछूत का पिछला एपिसोड विविधताओं से भरा हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा करी कि शादी के बाद दया पवार जी अपनी पत्नी को मॉडर्न तरीके से सजाकर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है। लोग क्या कहेंगे, इसी बात में वे उलझे रह जाते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत उनका दोस्त जाधव जो है, जैसा चाहता था वैसे ही वो करता था। अपनी पत्नी को मॉडर्न तरीके से भी सजाता संवारता था और बाहर घुमाने फिराने भी ले जाता था। उसके बाद हमने सबसे अहम और महत्वपूर्ण चर्चा को लिया था, जो सीधा बाबा साहब के सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जब तक बाबा साहब जीवित थे तो किस तरह इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में जीवंतता और ऊष्मा बरकरार थी, लेकिन उनकी मृत्यु परांत किस तरीके से राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे उलझे कि सामाजिक न्याय का आंदोलन और राजनीति का घालमेल हो गया। इन सभी चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और बाबा साहब के अन्य पहलुओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो अंत तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। मैंने बाबा साहब को बहुत बचपन में देखा था, स्पष्ट याद न रहते। बोर्डिंग में जब था तब खबर आती कि बाबा साहब नासिक में आने वाले हैं। वहां उनकी आम सभा थी। खबर सुनते ही रोमांचित होता हूं। बाबा साहब के शब्द जीवन में एक बार तो सुनूं, इस भावना में एक अजीब जोश था। कुछ लड़के साइकिल से नासिक के लिए निकल पड़ते हैं, मैं भी तैयारी करता हूँ। वैसे दूर तक साइकिल चलाने की आदत थी ही। 40-45 मील की दूरी साइकिल से हम आसानी से तय कर लेते थे। शाम को ठहरने की समस्या थी। किस्मत बाग में दादा साहब गायकवाड़ का छात्राओं का छात्रावास था, मतलब गर्ल्स हॉस्टल था। हम हिचकिचाते हुए वहां गए। इससे पहले गायकवाड़ को कभी नहीं देखा था। सिर पर नीली टोपी, धोती, कोल्हापुरी चप्पलें, मोटे स्थूल शरीर पर कोट पहने हम उन्हें देखते हैं। अभी अभी साइकिल से बाहर आए थे, साइकिल से नीचे उतरे ही थे। हम बोर्डिंग के लड़के हैं, ये जानकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हमें आग्रह से खिलाते पिलाते हैं। बोर्डिंग की लड़कियां चोरी छिपे हमें देखती हैं। दादा साहब का उस समय का दर्शन नहीं भूल सकता। खुद झाड़ू लगा रहे थे, हमारे बैठने के लिए दरी बिछाते हैं, लड़कियों को परोसने में मदद करते हैं। ये सारे अविस्मरणीय दृश्य। इतनी बड़ी पार्टी का आदमी हमसे इतने अपनत्व से पेश आ रहा था, ये मीठा ख्याल हमें श्रद्धा से सराबोर कर देता है। रात में बाबा साहब नासिक आकर भी सभा में उपस्थित नहीं हो सके। सभा स्थल पर लोग चींटियों से जमा हो गए। स्टेज पर कुछ बड़े नेता लोग, शांताबाई दानी माइक से आकर सबको सूचना देती हैं। बाबा साहब का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण वे सभा में नहीं आ सकेंगे। वे कहाँ ठहरे हैं यह भी बताती हैं। हम लड़के बहुत निराश हो गए। बाबा साहब की आवाज, उनकी ओजस्वी वाणी, लाखों करोड़ों को गुलामी की जंजीरें से मुक्त करवाने वाली वाणी अपने कानों में संजोकर तथा उनकी प्रतिध्वनि उम्र भर अपने भीतर रखने की इच्छा से ही मैं यहाँ इतना लंबा सफर तय करके आया था। पानी में ढेला घल जाए, कुछ ऐसी अवस्था थी। साइकिल खींचने से थकी पिंडलियां अब दुखने लगी। अब आ ही गए हैं तो बाबा साहब को देख कर जाने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। हम लड़के फिर लड़कियों के छात्रावास में आ गए। बड़ी मुश्किल से रात बिताई। जिस बंगले में बाबा साहब रुके थे उसके आसपास हम मंडराने लगे। इतने में हम में से किसी ने बंगले के सामने लॉन पर कुर्सी डालकर बैठे बाबा साहब को देखा। उनके इशारा करते ही हम उस दिशा में बढ़े। सुबह की कोमल धूप में बाबा साहब बैठे थे। महार जाति में पैदा होने वाला आदमी इतना तेजस्वी हो सकता है, इस बात पर मुझे विश्वास ही न होता। जहां पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, वहां दर्जनों डिग्रियां हासिल करके बाबा साहब के चेहरे पर जो पढ़ाई लिखाई का तेज होगा वो झलकता होगा, उसकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। जिन्होंने उस तेज को देखा होगा, क्या वो कभी ताम्र से भुला पाए होंगे? उजला व्यक्तित्व, ऊंचा माथा, पूरे सूट में थे, सिर पर हैट भी। चेहरा बीमारी के कारण बहुत क्लांत दिख रहा था। उन्हें पैरों में तकलीफ थी, चलते समय दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती। और इसी हालत में आप इमेजिन कीजिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा था। कोई दिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि थक हार के या बीमारी का बहाना करके वो बैठे हों। अक्सर सोशल मीडिया पे आपने ये पोस्ट देखी होंगी और ऐसी पिक्चर्स भी देखी होंगी जिसमें ये दिखाया जाता है कि बाबा साहब जो है वो अपने पैर को पंखे से लटकाकर
कुर्सी जो है पंखे के नीचे लगा देते थे और पंखे से अपना पैर बांध लेते थे ताकि पैर सुन्न हो जाए और उनको दर्द का एहसास न हो। तो उन्हीं सब चीजों का जिक्र जो है यहां पर भी है। बाद में बंबई आने के बाद एक बार कुलाबा में घूमते हुए मैंने देखा कि बाबा साहब धीरे धीरे छड़ी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। साथ में माई साहब थे। हम लड़के बाबा साहब को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई महान आश्चर्य देख रहे हों। इसी बीच कावा खाने का चंदर एक कार्यकर्ता के साथ उनके घर गया। ये वही चंदर का जिक्र है जिनकी बनाई हुई ऑयल पेंटिंग जो है, जब महाराष्ट्र में पूरी भीम ज्योति घुमाई गई थी तो जिक्र आया था कि इसी चंदर के हाथ का ऑयल पेंटिंग जो है बाबा साहब का, वो साथ साथ भीम ज्योति की घूम रही थी। उन दिनों किसी ने भेगुबाई एंड कंपनी के नाम से कोई बोगस कंपनी खोली थी। हीरो या साइड हीरो बनाने के लिए युवकों की कतार पैसे लेकर खड़ी थी। कमाटीपुरा के पार्टी ऑफिस में ही घटना घटी। फिर अचानक ही ये कंपनी लुप्त हो गई। सबके पैसे पानी में चले गए। इन लोगों की शिकायत लेकर एक कार्यकर्ता बाबा साहब के घर गया। लोग पार्टी ऑफिस में पैसे भर रहे हैं, ऐसे कुछ फोटो भी उनके पास थे। चंदर से मालूम हुआ कि बाबा साहब बहुत भड़क गए थे। पार्टी के लोगों को सीधा गाली ही दी। साथ ही उस कार्यकर्ता को भी आड़े हाथों लिया। कार्यकर्ता मराठवाड़ा का था। अरे तू शहर में एक काम करता है, तुझे काम ही करना है तो मराठवाड़ा में जा, वहां अपने लोगों के बुरे हाल है, तेरी होशियारी का यहाँ क्या उपयोग। बाबा साहब हमेशा कहते, मैंने शहर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु देहातों में मेरे लोग आज भी दुख तकलीफ भोग रहे हैं। ये कहते कहते उनकी आंखों में पानी छलछला जाता। बाबा साहब के फिर अंतिम दर्शन उनके अंत समय में ही हुए। इसके आगे का जो वर्णन है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जब मैंने क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक का पूरा पाठन किया था, जिसका शीर्षक था बाबा साहब अम्बेडकर एक जीवनी, जातीय उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, उसकी शुरुआत ही इस पैराग्राफ से थी। इतनी जीवंत और सजीव चित्रण है। किसी और दलित आत्मकथा में बाबा साहब के मृत्यु के समय का इस तरह का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। बाबा साहब के फिर अंतिम दर्शन हुए उनके अंत समय में ही। सुबह मैं हमेशा की तरह अपने काम पर निकला। अखबारों के पहले पेज पर ही खबर छपी थी। धरती फटने सा एहसास हुआ। इतना शोकाकुल हो गया जैसे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। घर की चौखट पकड़कर रोने लगा। माँ को, पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह पेपर पढ़ते ही क्यों रोने लगा। घर के लोगों को बताते ही सब रोने लगे। बाहर निकलकर देखता हूँ कि लोग जत्थों में बात कर रहे हैं। बाबा साहब का निधन दिल्ली में हुआ था। शाम तक विमान से उनका शव आने वाला था। नौकरी लगे 2-3 महीने ही हुए होंगे। छुट्टी मंजूर करवाने वेटरनरी कॉलेज गया। अर्जी का कारण देखते ही साहब झल्लाए, बोले, अरे छुट्टी की अर्जी में ये कारण क्यों लिखता है? अंबेडकर राजनीतिक नेता थे और तू एक सरकारी नौकर है, कुछ प्राइवेट कारण लिख। वैसे मैं स्वभाव से बड़ा शांत, परंतु उस दिन अर्जी का कारण नहीं बदला। उल्टे साहब को कहा, साहब वे हमारे घर के एक सदस्य ही थे। इतनी अंधेरी गुफाओं से उन्होंने हमें बाहर निकाला है। ये आपको क्यों मालूम होने लगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? छुट्टी मंजूर होगी या नहीं, इसकी चिंता किए बिना मैं राजगृह की ओर भागता हूं। ज्यों बाढ़ आई हो ठीक उसी तरह लोग राजगृह के मैदान में जमा हो रहे थे। इस दुर्घटना ने सारे महाराष्ट्र में खलबली मचा दी। लोग किसी भी उपलब्ध वाहन से बंबई की दिशा में जा रहे थे। जाते समय किसी को टिकट खरीदने तक का होश नहीं था। रात भर हम घर आए ही नहीं, राजगृह के सामने घास पर ही लेट गए। सुबह देखता हूं कि किसी महासागर की विशाल लहरों सी लोगों की बाढ़ आती चली जा रही थी। सबको कतार में दर्शन करना था। 1-2 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद बाबा साहब के दर्शन किए। वे ऐसे शांत पड़े थे जैसे गहरी नींद में हों। उनके नाक में रुई के फाहे डाले गए थे। उनके चरणों में लोग फूल पत्तियां डाल रहे थे। दोपहर को उनकी शव यात्रा निकली। ऊपर सूरज आग उगल रहा था और हम बोझिल मन से शव यात्रा में चींटी की चाल से आगे बढ़ रहे थे। एक ऊंचे पुल पर जाकर भीड़ के आगे पीछे का अंदाजा लेता हूं। बम भी फूटने की तरह लोग, नजर न ठहरती। बताते हैं इससे पहले लोकमान्य तिलक की शव यात्रा में इतने लोग आए थे। तो सोचिए बाबा साहब का क्या
सामाजिक प्रतिष्ठा रही होगी, उनका स्टेचर कितना ऊंचा होगा। परंतु उस दिन लोगों के जो शोकाकुल मन देखे वे कभी नहीं भूल सकता। अनेक स्त्री पुरुष शोकाकुल हो अपने सर पीट रहे थे, कईयों की आंखों में आंसू नहीं ठहर रहे थे। बाबा साहब ने नागपुर में 1956 में अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच सका, परंतु इस क्रांतिकारी परिवर्तन की आहट घर घर में पहुंच चुकी थी। अनेक परिवारों ने अपने घर की दीवारों पर टंगी देवी देवताओं की तस्वीरें तोड़ डाली। पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां कौड़ी पत्थर समझकर फेंक दी गई। यात्रा, मरीमा, मसोबा, खंडोबा, इन परंपरागत भगवानों से मुंह फेर लिया गया। बकरे मुर्गे काटना बंद हो गए। वैसे हमारे घर में नाम मात्र का पूजा स्थान था। चांदी के खंडोबा, बहिरोबा की छोटी मूर्ति माँ ने खास तौर पर बचपन में तैयार करवाई थी। वे चांदी के होने के कारण माँ ने चिथड़ों में बांधकर कहीं रख दिए। आज भी जब मैं पुरानी चीजों को किसी काम से देखता हूं तो वे दिखते हैं। इस भगवान की चांदी का क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। उन्हें अब मेरे घर में कोई स्नान नहीं करवाता, पूजा भी नहीं की जाती। तो यही मनस्थिति मेरी भी रहती है। माता पिता ने शादी के बाद पहली दिवाली पड़ने पर चांदी के लक्ष्मी गणेश गिफ्ट किए थे, और किसी टीचर ने, बहुत सीनियर टीचर थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो है जगन्नाथपुरी से चांदी की मूर्ति लाकर गिफ्ट करी थी। 2-3 साल तक आसन सजा रहा, उस पर वो मूर्तियां सजी रही। फिर मूर्तियां मैंने अंदर रख दी, आसन जो है उठाकर बाहर फेंक दिया। तो अब उस मूर्ति को कहां रखूं, कैसे क्या करूं, बस यादगार के तौर पर, माता पिता के यादगार के तौर पर संजो रखी है। तो मैं समझ सकती हूं दया पवार जी की मनस्थिति क्या होगी, क्योंकि मेरी भी यही रहती है। बाबा साहब द्वारा दीक्षा देते समय ये शपथ कि मैं हिंदू धर्म का ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके समस्त 33 करोड़ भगवानों को नहीं पूजूंगा, खून में समा चुकी थी। बंबई में दीक्षा के अवसर पर स्त्रियों को सफेद साड़ियों की जरूरत होती है। उस दिन व्यापारियों ने अपना धंधा खूब चलाया। सफेद साड़ी कहकर पुरुषों की धोतियां बेची गईं। दुगनी कीमत देकर मां और पत्नी के लिए सफेद साड़ियां उधार ले आता हूं। धर्म कर्मकांड में कैसे बदल जाता है, इसकी यहां याद हो आई। कुलाबा में इसी तरह एक सगाई में गया था। लड़की कोंकणस्थ और लड़का देशस्थ। सगाई कार्यक्रम को कोंकणस्थ लोग बोल घड़ा कहते। तो यहाँ पर ये जो विवरण है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ना, पुरानी पीढ़ी के जो चीजें होती हैं बेकार की, वो आगे ही जाकर नई पीढ़ी के लिए संस्कार में तब्दील हो जाती हैं। लड़की कोंकणस्थ और लड़का देशस्थ। सगाई कार्यक्रम को कोंकणस्थ लोग बोल घड़ा कहते। वैसे कोंकणस्थ पंचायत का बड़ा विस्तार था। पंचायत की पावती के बिना शादी होना संभव न था। इस पावती के लिए पंचायत के सदस्यों को रिश्वत दी जाती, दारू भी पिलाई जाती। देशस्थ कोंकणस्थ विवाह बहुत कम ही होते। देशस्थों को पंचायत का सदस्य बनना पड़ता। उनके बौद्धाचार्य अलग। देशस्थों को इतनी शादी करवाने की अनुमति नहीं थी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बौद्धाचार्य भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग जातियों के आधार पर। इनका भी वर्गीकरण है बौद्धाचार्यों का। ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी। यदि है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देशस्थों को इनकी शादी करवाने की अनुमति नहीं थी। दोनों पक्षों की ओर से सदस्यता पावती देखी जाती। देशस्थ लोगों की ओर से दुल्हन के लिए रंगीन साड़ी लाई जाती है। साड़ी वैसे कीमती थी, बस साड़ी देखकर कोंकणस्थ मंडली भड़क उठी। बोल घड़ा के लिए तैयार ना होते। मैं भी भाषण करता हूँ, व्यंगात्मक ढंग से बताता हूँ। एक दूल्हे ने काले बूट पहने, इसलिए शादी में रुकावट पैदा हो गई। ये सत्य घटना बताता हूँ। अतः किसी भी बात का अतिरेक बुरा ही होता है, परंतु लोग मुझे सुनने की तैयारी में नहीं थे। मुझे ठाकरों की याद आती है। 4 आने ही होते हैं, बंधा रुपया देने पर भी वे ना लेते। तो जो रूढ़ियां होती हैं ना, वो किस तरीके से पुख्ता होती चली जाती हैं और संस्कार में तब्दील होती चली जाती हैं। इसलिए रूढ़ियों का टूटना बहुत जरूरी है। रात के समय पास की दुकानों में भागदौड़ होती है। सफेद साड़ी कहीं नहीं मिलती। अंत में धोती लाई जाती है। लड़की को धोती पहनाकर बोल घड़ा के लिए लाया जाता है। उस रात समझ न आया कि हंसे या रोएं।
इस घटना को भी पीछे छोड़ने वाली एक और घटना घटी। एक शादी में दूल्हे ने गांधी टोपी पहन ली, सिर पे गांधी टोपी उतार, ये कार्यकर्ताओं का आग्रह। तो मतलब पहनावे को लेकर किस तरीके से बेवकूफाना हरकतें लोग करते हैं। उसका कहना था, आपको सफेद रंग चाहिए ना, ये टोपी सफेद जरूर है पर कांग्रेस की है, इसलिए तुरंत उतारो। अंत में उसकी जिद के सामने उस दूल्हे को झुकना पड़ा। इस संदर्भ में एक मनोविनोद विद इन ब्रैकेट वैसे सत्य घटना है हमेशा सुनने को मिलता। ऑफिस में जाने वाली लड़कियां बड़े शौक से सफेद साड़ी पहनकर जाती, परंतु सफेद साड़ी पहनने वाली लड़की पहले महार थी और अब बौद्ध हुई। ये समीकरण जब बनने लगा तब सवर्ण लड़कियां सफेद साड़ी पहनना बड़ी सावधानी से टालती। इन घटनाओं पर बड़ी हंसी आती। आदमी के साथ जाति कैसे गोचड़ी की तरह चिपकी होती है। गोचड़ी मतलब जोंक की तरह चिपकी होती है। आप कितना भी भटकिए, पूरा खून चूस जाने तक वह सरक ही नहीं सकती। हिंदू धर्म छोड़कर आपने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर भी आपकी छलांग अंत में फसिंग के भीतर ही रही, ऐसा सावरकर का कहना था। अब ये फसिंग क्या है ये मुझे नहीं पता। हिंदुत्व पढ़ते वक्त भी ऐसे बहुत सारे शब्दावली थी सावरकर की लिखी हुई जो कहीं भी मैच नहीं कर रही थी, गूगल की किसी साइट पर अवेलेबल नहीं थी, और जब भी बार बार सर्च करो तो वो यही कहती थी कि ये शब्दावली सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पुस्तक में ही इस्तेमाल की गई है। तो वैसे ही ये कुछ फसिंग लग रहा है मुझे। और हिंदू भक्तों का कहना था, आप बौद्ध हो गए हैं पर हैं तो महार ही। महार के रूप में पहचाने जाने के लिए सरकारी दरबारी में उनका नाम नव बौद्ध घोषित किया गया। यदि कोई हिंदू, ईसाई या मुसलमान हो जाता है तब उसके हिस्से में ऐसे विशेषण क्यों नहीं आते। एक बेहद वाजिब सवाल है ये। जो भी स्पृश्य बौद्ध धर्म अपनाएगा तो उसे नव बौद्ध क्यों कहा जाएगा, जबकि हम न्यू क्रिश्चियन नहीं कहते, नया मुसलमान नहीं कहते, या नया जैन नहीं कहते, नया सिख भी नहीं कहते, तो फिर नव बौद्ध क्यों स्पेसिफिकली। ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है अपने आप में प्रश्न। बाबा साहब ने देश के नाम एक खुला पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि देश की सरकार के लिए एक ही विरोधी दल चाहिए। उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भंग कर लोकतंत्र प्रणाली पर आधारित नई रिपब्लिकन पार्टी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र प्रणाली, ये मुझे लगता है हमारे दलित नेताओं और उनके चाटुकारों को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बाबा साहब की क्या इच्छा थी, क्या वे बोलते थे। बाबा साहब को पढ़े बिना ही आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को आगे ठेल देते हैं, ये सही बात नहीं है। इसी आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिपब्लिकन पार्टी स्थापित की। इसके पीछे सामुदायिक नेतृत्व की कल्पना थी, परंतु प्रेसिडियम के नेताओं में बहुत जल्द अनबन हो गई। बाबा साहब के चरणों में ली गई शपथ इस तरह हवा हो गई। 3 अक्टूबर का मुद्दा घटनात्मक प्रसंग के रूप में उपयोग में लाया गया। संशोधित और असंशोधित, इस आधार पर सीधे सीधे 2 गुट हो गए। 3 अक्टूबर से पहले संविधान लिखा जाए, परंतु इस संविधान पर किसका नाम हो, इस विवाद में संविधान फंस गया। मतलब इसका संविधान, पार्टी का मैनिफेस्टो। संशोधन के पक्ष में सारे वकील लोग, संशोधन न चाहने वालों में दादा साहब गायकवाड़, धोती बनाम पतलून वालों में ये सीधा झगड़ा था। कागज को कौन पूछता है कहकर दादा साहब गायकवाड़ ने इस संविधान बनाने वालों की सार्वजनिक रूप से हंसी उड़ाई। बड़े ताज्जुब की बात है कि दादा साहब गायकवाड़ ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को ही आधार बनाया सामाजिक न्याय का। यदि लिखे की कोई अहमियत ही नहीं है तो फिर संविधान के क्या मायने हैं। तो इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने पक्ष को रखिएगा। उधर उसका समर्थन करने के लिए जिले के दादा साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। पार्टी का कलगी तुर्रा बड़ा रंग लाया। दादा साहब हमारे जिले के इसलिए में संशोधन की ओर से काम करने लगा। पार्टी की फूट कई जिलों तक पहुंच चुकी थी। जिले की राजनीति को जरूरत से ज्यादा महत्व मिल गया। पश्चिम महाराष्ट्र में जिले वार गुट बन गए। उधर विदर्भ में महार जाति की उपजातियों पर आधारित गुट बने। बावड़े, लाडावान और कोसरे, ये विदर्भ की उपजातियां।
उधर पश्चिम महाराष्ट्र में सोमवंशीय अपने बाबूजी संशोधन के आधार स्तंभ, उसके पीछे विदर्भ के और उतने ही उनके उपजाति के लोग थे। दूसरी ओर खोब्रागडे की उपजाति बड़ी थी। भूमिहीन खेत मजदूरों को रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी गुट आकर्षित नहीं कर सका। कुल मिलाकर संशोधन वही, पुराना बोर्ड बदल गया, उसमें भी बोर्ड के 2 भाग, कुल मिलाकर यह हालत थी। तो बाबा साहब ने जिस अरमानों से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की सारी रूपरेखा तैयार करी और जिस लेवल पर वो आरपीआई को देखना चाहते थे, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। वे आरपीआई का हश्र ऐसा होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, सपने में भी। अच्छा बुरा समझने की वे उम्र न थी। किसी बाढ़ की चपेट में तिनके के बहने सामे बहे जा रहा था। नेता जो कुछ कहेंगे उसे कविता में उतारना शौक बन गया। शेक्सपियर ने यह चित्र और वह चित्र ऐसा हेमलेट के मुंह से कहलवाया था। वैसे ही मैं भी कविताओं में संशोधन का उदात्तीकरण करने लगा। संशोधन के विरोधियों का पहलू अधिक काला करने की कोशिश कविता में होने लगी। पार्टी की ओर से अखबार निकाला जाता, उसमें इस आशय की कई कविताएं मैंने दी। रिपब्लिकन नेताओं को के करीबी दर्शन में कोई संतोषजनक बात न दिखती। इनमें से अधिकांश नेता बाबा साहब की हूबहू नकल करते। बाबा साहब कुत्ता पालते तो ये भी कुत्ता पालते। बाबा साहब कीमती पेन रखते तो ये भी रखने लगे। सूट पहनना आम बात हो गई थी। किसी शोक सभा या शव यात्रा में ये लोग सूट पहनकर आते, तब उन पर बड़ी दया आती। गांव देहातों में इनकी सभाओं में इनका डील डॉल खुलकर दिखता। देहातों में जनता रास्तों पर धूल में पत्तले बिछाकर लपसी यानी कि पतला हलवा खाती है और ये नेता अपने घरों में मुर्गी शराब में मस्त। ये विसंगति बहुत खटकती। निश्चित ही इनके ये शौक लोगों के चंदे से पूरे होते। पॉइंट टू बी नोटेड। और इसी नोटेड पॉइंट पर आज का ये एपिसोड हम विराम देते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर विचार मंथन किए जाने की जरूरत है। चंदा लेने वाले लोग किस तरह मौज में रहते हैं, कोई सामाजिक कार्य वो लोग नहीं करते हैं जिस समाज के नाम पर ये चंदा लिया जाता है। हम टीम अंबेडकर नामा को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन प्रश्नों पर मंथन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल काम के साथ आपको छोड़े जाती हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन यदि ये सारे एपिसोड्स आपको इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरों तक पहुंचाना इन्हें न भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए।